हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप से। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के बारे में। इससे रिलेटेड को नोट्स भी हमने तैयार किए हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने देखा है कि MPPCS में इससे रिलेटेड ज़्यादा पूछा जाता है, MPPCS और UPSC में, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ नोट्स के साथ। भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंड में वृद्धि की गई तथा दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू हो गया। यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है। अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जो कोई भी, यदि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर निम्नलिखित अत्याचार का अपराध करता है, तो वह कानून के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। पहला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जबरन अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना। दूसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुंचाना या उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करने या शुद्ध करने की नीयत से कूड़ा करकट, मल या मृत पशु का शव फेंक देना। तीसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना या उसे करके या उसके चेहरों पर पेंट या कालिक पोत कर सार्वजनिक रूप से घुमाना। यदि इस प्रकार का कोई भी कार्य किया जाता है तो वो मानव के सम्मान के विरुद्ध होगा और इसके लिए दंडनीय अपराध का प्रावधान किया गया। चौथा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की भूमि पर से गैर कानूनी ढंग से खेती काट लेना या उनकी फसल काट लेना या उनकी भूमि पर कब्जा करना या उनकी खेत जोतना। पांचवा है अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को गैर कानूनी ढंग से उनके भूमि से बेदखल करना या उनके घर पर कब्जा कर लेना या उनके अधिकार क्षेत्र की संपत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करना। छठवां आएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भीख मांगने के लिए मजबूर करना या उन्हें बंधुआ मजदूर में रहने के लिए विवश करना या फुसलाना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उन्हें विवश करना या फुसलाना, अगर कोई अपनी मर्जी से मजदूरी कर रहा है तो उसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ अत्याचार निवारण योजना है। सातवां है अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य को वोट मतदान नहीं देने देना या किसी खास उम्मीदवार को मतदान के लिए मजबूर करना। आठवां है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध झूठा परेशान करने की नीयत से इसे पूर्ण आपराधिक या अन्य कानूनी आरोप लगाकर फंसाना या कार्यवाही करना। किसी लोक सेवक को झूठा या तुच्छ सूचना या जानकारी देना, उसके विरुद्ध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाना या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना। 10वां है अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को जानबूझकर जनता की नज़र में जलील करना, डराना या अपमानित करना। ऊपर वर्णित यहाँ दिए गए अत्याचारों के अपराधों के लिए दोषी व्यक्ति को 6 माह से 5 साल तक की सजा, अर्थदंड मीन्स फाइन, जुर्माना के का प्रावधान है। क्रूरतापूर्वक हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा है। अधिनियम 3(2) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का नहीं है और यदि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सदस्यों के खिलाफ झूठी गवाही देता है या गढ़ता है, कहानियां गढ़ता है, इसका आशय किसी एक अपराध में फंसाना है जिसकी सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास, जुर्माने सहित दोनों हैं। और यदि झूठे गढ़े हुए गवाही के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को फांसी की सजा दी जाती है तो ऐसी झूठी गवाही देने वाले मृत्युदंड के भागी होंगे।
यदि वह मिथ्या साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराता है जिसमें सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है, तो वह जुर्माना सहित 7 वर्ष की सजा के लिए दंडनीय होगा। आग अथवा विस्फोटक पदार्थों द्वारा किसी ऐसे मकान को नष्ट करता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थल में या मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, वह आजीवन कारावास के साथ जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। लोक सेवक होते हुए इस धारा की अधीन कोई अपराध करेगा, मीन्स कोई अधिकारी या यूपी एमपी पीसीएस का जो लोक सेवा अधिकारी होते हैं, अगर उन्होंने कोई अपराध किया तो वह 1 वर्ष से लेकर इस अपराध के लिए दंड से दंडनीय होगा। अधिनियम की धारा 4 कर्तव्यों की उपेक्षा का दंड के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अगर वह जानबूझकर इस अधिनियम के पालन करने में लापरवाही करता है तो वह दंड का भागी होता है और उसे 6 माह से 1 साल तक की सजा दी जा सकती है। अब शुरू करते हैं यहाँ से थोड़े से MCQs जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, उसकी थोड़ी सी लिस्ट हम लोगों ने तैयार की है IMP क्वेश्चंस की। शुरू करते हैं। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे किसी जलाशय के पानी को दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है? तो मिनिमम 6 माह का प्रावधान है और मैक्सिमम 5 वर्ष तक का कारावास या और जुर्माना या फिर दोनों। सेकंड है क मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ख दूसरे व्यक्ति के रहने के मकान में जो अनुसूचित जाति के सदस्य का है और उसमें आग लगा देता है, तो क को निम्नांकित में से किस दंड से दंडनीय किया जा सकेगा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है आजीवन कारावास से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2) के तहत अभियुक्त अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा अपराध करता है तो उस पर कितना दंड आरोपित किया जाएगा? मतलब अगर आपने किसी का उन पे विस्फोटक पदार्थ से परेशान करना या फिर उनके घर में आग लगा देना, उसके लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना, न्यूनतम सजा 6 माह का कारावास। तो न्यूनतम यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूनतम यहाँ पे 5 है। अगर दूषित कर दिया तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 5 पानी को दूषित करने पर। और यहाँ पे देखिए अगर विस्फोटक पदार्थ से किया तो मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 7 ईयर्स। याद रखिएगा दोस्तों। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति दंडनीय अपराधों का वर्णन किस अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 3 के तहत इसमें जो भी लिस्ट है वो अत्याचारों का वर्णन करती है और इससे रिलेटेड उसके लिए अलग अलग सजाएं निर्धारित की गई हैं। विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है। बी धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय, मतलब धारा 14 में एक विशेष न्यायालय ही अत्याचारों की सुनवाई कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार का अर्थ क्या है? उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध अत्याचार के अंतर्गत आएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निषेध अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने लायक है 17 अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? मतलब जमानत नहीं मिलेगी धारा 18 के मुताबिक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? धारा 6 में उपबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, धारा 6 लागू होना उपबंधित है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के संगठन का उपबंध किया गया है? धारा 17। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो धारा 2M। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो याद रखिए दोस्तों, 1989 में एक बना था, परंतु लागू 30 जनवरी 1990 से हुआ है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी सभी उत्तरदायी होते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार ही इसे आरोपित और वसूल कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत किस लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो हमने पढ़ा दोस्तों 6 महीने मिनिमम। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता। राज्य का सभा का सभापति नहीं होता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग मतलब स्टेट लेवल का राज्यपाल करता है, परंतु नेशनल लेवल का राष्ट्रपति करता है। और राज्य मानव अधिकार आयोग में जो इसका प्रधान होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्नलिखित में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं मिल सकती है। इसका मतलब है कि वो कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं कर सकता या कोर्ट में सरेंडर भी नहीं कर सकता। पहले उसको गिरफ्तारी की जाएगी, रिमांड पे लिया जाएगा, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, विशेष न्यायालय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, उपरोक्त सभी। ये सभी आंसर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से कम ना हो। उप अधीक्षक मतलब डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय इनमें में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति का संपहरण, व्यक्ति का माप लिया जाना, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। सामूहिक जुर्माना आरोपित करना ये काम राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना आरोपित करती है। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन में
अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक नहीं ले सकता कि कार्य निजी प्रतिरक्षा के आरोप अधिकार के प्रयोग में किया गया है, वह भी पीड़ित जाति का ही है। कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। मीन्स इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले की सुनी ही नहीं जाएगी, उस पर पहले कार्यवाही होगी। अगर उसने कोई गलत काम किया है वो अपना केस लड़ सकता है, परंतु लेकिन उस पर कार्यवाही होगी और पाए जाने पर मिनिमम 6 महीने की और मैक्सिमम 7 या फिर हत्या करने पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में 23 धाराएं हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंड अपराध संज्ञेय व अशमनीय हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। कुछ लोग सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है और उस पर नहीं होगा, परंतु सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम वहां पर भी लागू होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नति के लिए एक प्रावधान है, निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? संरक्षा विभेद का सिद्धांत। निम्न शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? किसी अपराध के सोदृश्य अभियुक्त की संपत्ति का संपारण, पुलिस के विभिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए अधिकृत करना, ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, ये भी नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति का माप या फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, ये भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इसमें आंसर बी होगा, पुलिस के भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए अधिकृत करना। तो लास्ट है दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है कि उस पर शीघ्र से शीघ्र एक्शन हो, शीघ्र विचारण यहाँ पे होगा कि उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और अभियुक्तों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ ये टॉपिक। फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।